इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। आसिफ इकबाल भाई ये मालूम ये करना चाहते हैं एग्ज़ाम वगैरह में नकल करना जायज़ है या गुनाह है, और ये नकल अगर मोबाइल से की जाए तो क्या हुक्म है, किसी की कॉपी देखकर की जाए तो क्या हुक्म है, और अपनी कॉपी किसी को अगर दिखाई जाए तो क्या हुक्म है। और साथ में ये मालूम करना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से नकल में पास होने के बाद अगर कोई शख्स नौकरी करता है एग्ज़ाम में तो उसका कमाया गया पैसा जायज़ है या नाजायज़ है। अच्छा, जवाब से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता था आप लोगों से। एक हज़रत हैं, उन्होंने मेरे पास 18 सवाल के करीब ये भेजे हैं, ठीक है। अब मसला दरअसल यूँ है कि इन सवालों के अगर मैं जवाब तहरीर कर भी दूँ तो उन्होंने ये अव्वल तो ये कहा कि आप मेरा नाम मत लेना, लेकिन इन 18 सवालों में उनको जवाब चाहिए। और मैंने उनको ईमेल पे रिप्लाई किया तो उनका रिप्लाई अब तक नहीं आया, जिससे ये बात मालूम हुई कि शायद वो ईमेल चेक नहीं करते। आउटलुक के अंदर उनकी ईमेल आईडी बनी हुई है, उन्होंने ये सवाल भेजे। और पूछना ये है कि अगर इनके जवाब किस तरह दूँ, यानी आंसर लिखने के बाद स्कैन करके आप तक पहुँचाने या फिर इनको तहरीर करके आपके घर पे पहुँचाने। अगर घर पे पहुँचाने तो फिर पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आपने दिया नहीं, यानी घर का एड्रेस नहीं दिया, तो ये जवाब मैं आप तक किस तरह पहुँचाऊँ। काफ़ी वक्त हो गया इन सवालों को, 1 महीने से ऊपर हो गया और मुझे रिप्लाई करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो या तो आप मेरा ईमेल चेक करें और उसमें मुझे रिप्लाई करके बताएं कि आपको किस तरह इसके जवाब चाहिए। मैं स्कैन करके भी आप तक पहुंचा सकता हूं और आपके घर पे डाक से भी पहुंचा सकता हूं, मगर उसके लिए आपके घर का पता दरकार है। तो और दूसरा ये कि मैं अब वीडियो पे भी नाम नहीं ले सकता कि फ़लाँ शख्स का ईमेल था, क्योंकि आपने नाम लेने के लिए मुतलकन मना किया। लेकिन मैंने इशारे से समझा दिया कि 18 सवाल आपने भेजे हैं और इसके अंदर टोटल सवाल भी नहीं पढ़ सकता कौन कौन से, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे, मुकम्मल एड्रेस देंगे तो मैं इनको तहरीर करके जवाब को इनको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए या तो अपना ईमेल चेक करिए या फिर मुझे बताइए कि किस तरह आपको इसके जवाब चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम के अंदर नकल करना और करवाना ये दोनों है हराम, यानी ये कि ये धोखा देने वाली बात है। और एग्ज़ाम के अंदर अगर कोई शख्स नकल करता है तो वो अपने टीचर को, यानी जो सामने एग्ज़ामिनर खड़ा होता है, उसको धोखा दे रहा होता है नकल देखने के बाद। और धोखा शरीयत के अंदर हराम है, अगरचे काफिर को दिया जाए। बाद लोग ये कहेंगे कि तो गैर मुस्लिम होते हैं, तो भी कोई हरज नहीं है। अगर एग्ज़ामिनर गैर मुस्लिम हो तो धोखा काफिर को देना भी हराम है। इसी तरह बाहर शरीयत के अंदर भी लिखा है कि धोखा काफिर को भी जायज़ नहीं। और जो एग्ज़ामिनर इस तरीके की छूट देते हैं, थोड़ी बहुत रियायत करते हैं ताकि बच्चे वगैरह कापी आपस में एक दूसरे को चला लें, तो फिर ये भी गुनाह का काम करते हैं, क्योंकि इनको जिस ड्यूटी के ऊपर तैनात किया गया है ये उससे गद्दारी कर रहे होते हैं। मसलन ये कि मिसाल के तौर पे समझे मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने एक शख्स को तय किया कि आप एग्ज़ाम है, संडे वाले दिन आप रहें क्लास के अंदर और थोड़ा देख रेख करते रहें, आपको 3 घंटे के एग्ज़ाम के 1500 रुपये मिलेंगे। अब इस शख्स का फ़र्ज़ है कि ये 3 घंटे ईमानदारी से बच्चों के दरमियान में रहे और जो इसका फ़र्ज़ है इस फरीज़े को अपने अदा करे। अब अगर ये शख्स बच्चों को नकल करवाता है तो फिर एग्ज़ामिनर के खड़े करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन पेपर दे के बच्चों को आंसर गाइड दे देनी चाहिए थी। लिहाजा अब ये अगर एग्ज़ामिनर ये मामला करता है कि ये जानबूझ के ढील देता है, एक तो होता चोरी से बच्चे चला लेते हैं, एग्ज़ामिनर को मालूम नहीं होता तो अलग मसला है, लेकिन अगर ये जानबूझ के रियायत देता है तो एक तरीके से ये मेरी रकम जो मैंने इसको तय किया है 3 घंटे की ईमानदारी के लिए, ये उसके अंदर गड़बड़ करके अपना आप को गुनाह के अंदर शामिल कर रहा है। तो लिहाजा एग्ज़ामिनर जो नकल चलवाते हैं या रियायत देते या देखने की इजाज़त देते हैं, ये भी गुनाहगार है कि एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी यही है कि बच्चों को रोकना और अपनी ड्यूटी से ये मामला ख़राब कर रहे हैं। और इसी तरह बच्चे जो अगर इस तरीके का मामला कर रहे हैं तो फिर वो अपने टीचर को धोखा दे रहे हैं और धोखा देना हराम है। लिहाजा नकल चलाना चाहे मोबाइल से हो या किसी की कापी देखकर हो या इस तरीके से अपनी कापी किसी को दिखा कर हो, ये तमाम सूरतें गुनाह की हैं और इसका तौबा करना भी लाजिम है। अब रहा है कि बात सूरतें नकल में ऐसी होती हैं कि वहाँ बंदा मुकम्मल नकल नहीं कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हिंट्स उसको चाहिए होती है, या फिर उसको जहन में आंसर पूरा होता है लेकिन हिंट्स चाहिए होती है, या फिर आंसर मैच करने के लिए कभी कभी ऐसा मामला होता है तो उसकी इजाज़त होती है कि अगर किसी को अपनी हेडिंग भूल गया, उसके अंदर तफसील लिखना चाहता है, तो ऐसी सूरत में अगर वो मालूम कर लेगा किसी से इशारतन तो फिर वो धोखा नहीं है, क्योंकि वो उसको आंसर फिर भी अपनी अकल से लिखना। लेकिन अगर धोखा देता है तो दोनों सूरतों के अंदर ये गुनाह है। अब इसके जो रकम कमाई जाएगी ना, मसलन ये कि बंदे ने एग्ज़ाम दिए, धोखा देकर पास हो गया, डिग्री ले ली,
अब ये नौकरी करने जाता है तो मसला वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, ये तो अलग इसका गुनाह रहा, बल्कि नौकरी इसकी जायज़ रहेगी जबकि काम जायज़ हो। इसको ऐसा समझे कि अगर कोई शख्स मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद भी, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता, ताकि आप समझ जाएं, मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद भी अगर कोई शख्स शराब की दुकान पे जाकर कारोबार करने लगे तो उसका मदरसे में तालीम हासिल करना जायज़ है, और वो कारोबार जो ये ने शुरू किया या जिस शॉप के अंदर ही ज्वाइन हुआ, इसका ये काम या ये कमाना ये इसका नाजायज़ है। इसी तरीके से एग्ज़ाम के अंदर अगर चोरी करी या कोई ऐसा मामला किया जो खिलाफ शरीयत है तो इसका गुनाह अलग मिलेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम पास करने के बाद ये जिस ओहदे पर गया अगर वहाँ काम जायज़ है, लिहाजा इसकी रकम वो जायज़ होगी। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर कोई चोरी करके पास हो गया तो भी गुनाहगार रहेगा, लेकिन जब वो नौकरी पे जाएगा तो जिस काम को कर कर वो पैसे ले रहा है, हुक्म उस काम के ऊपर होगा। अगर वो काम जायज़ है तो उसकी रकम जायज़ है, और अगर वो काम शरीयत ही में हराम है तो फिर उससे आने वाली रकम भी हराम है। तो ये उसका कायदा है। पत्थर में हसन लाले पुरन